डी लेवल के हैं, ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड केटीजी। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी होंगे। अच्छा, मेरे को देख के खुश हो गए हैं बच्चे, अच्छी बात है बेटा। ठीक है चलो, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिखा रही हूँ, मुश्किल लगे तो मारना वारना नहीं है मैम को। ऑल राइट। हाँ, ऐसे पूरा एकदम ऐसे भगवान जी वगैरह को याद कर लो, जिस भी भगवान जी को याद करना है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अच्छा, तबीयत खराब थी बेटा रेशम, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, सब बच्चे अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। टीचर्स की भी तबीयत खराब हो रही है, बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है बेटा, मैं एक बार कर दूंगी दीपक बच्चा, क्लास के एंड में मैं कर दूंगी बिटली लिंक सेंड। तब तक ये क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कृष्णकांत सर की तबीयत थोड़ी खराब है अभी, उनकी तबीयत एक बार ठीक हो जाए फिर वो आपकी क्लासेस ले लेंगे। ठीक है बेटा। So this question is saying, क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, कि a stone of mass m is attached to one end of a wire of cross sectional area A and Young's modulus y। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो बच्चों, कि आपको बेसिकली एक वायर गिवन है, कुछ इस तरीके से आपके पास वायर है और वो वायर के पास आपने स्टोन को अटैच कर रखा है। ठीक है, ये उस वायर से आपने स्टोन को अटैच कर रखा है। अब स्टोन का मास आपको m गिवन है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको a के बराबर गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस वायर का y गिवन है। बोला है कि ये जो स्टोन है ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये जेई का क्वेश्चन था किसी पुराने टाइम में। तो बोल रखा है द स्टोन इज रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड सच दैट द वायर मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो कभी ऐसे पत्थर से स्ट्रिंग को बांध के ऐसे ऐसे कैसे करके घुमाया है? आवाज आ रही है बेटा सबको मेरी? ऐसे ऐसे करके पत्थर से बांध के स्ट्रिंग को घुमाया है ना सब बच्चों ने, तो वही यहाँ पर भी कर रखा है इन लोगों ने। एक पत्थर है, उसको मस्त ये ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, उसको, उस पत्थर को इस तरीके से इन्होंने पत्थर बांध के एक स्ट्रिंग को इस तरीके से घुमा रखा है। तो अगर मैं बात करूं, तो एक तरीके से मेरी ये है जो भी वायर है, और ये मेरा है ना, ये जो मेरी वायर है और ये मेरा पत्थर है। तो हमें बताना है कि वायर में स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, वायर में हमें स्ट्रेन के बारे में बताना है। बेटा आज माइक ऑन नहीं हो पाएगा, एंड के टाइम पे कर दूंगी क्योंकि अभी थोड़े बच्चे ज्यादा है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि वायर में स्ट्रेन डेवलप ही क्यों हो रहा है? यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है वायर के ऊपर? वायर के ऊपर कुछ फोर्स लग रही है? मुझे हेडशॉट मार रहे हैं बच्चे यार, कमाल ही हो गया। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक स्टोन है जिसको वायर से अटैच कर रखा है ना, एक स्टोन है जिसको वायर से अटैच कर रखा है और इस स्टोन को घुमाया जा रहा है। सर्कुलर पाथ वो स्टोन आपका फॉलो कर रहा है, इस स्टोन को मस्त आपका घुमाया जा रहा है। तो ये एक सर्कुलर पाथ आपका इंस्क्राइब कर रहा है। आपसे पूछा है कि बताओ वायर में स्ट्रेन डेवलप किस वजह से होगा, और स्ट्रेन की वैल्यू बताओ कि क्या होगी। वेरी गुड, एक तो एमजी फोर्स लग जाएगी आपकी। तो सबसे पहले वही करती हूँ, एमजी फोर्स ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, जो भी मास है उसकी वजह से एमजी फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है। एक स्प्रिंग के अंदर बच्चों ने पढ़ा है, टेंशन भी लगती है। टेंशन नाम की चीज पढ़ी है कि हाँ मैम टेंशन भी लगती है। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पर टेंशन के कंपोनेंट कर सकती हूँ ना। टेंशन के कंपोनेंट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे टेंशन की ही वैल्यू निकालनी है। अच्छा, बहुत है आजकल टेंशन बेटा यहाँ पे हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लग रही है वो टेंशन लग रही है। तो जो स्ट्रिंग की आपकी लेंथ चेंज होगी वो टेंशन की वजह से चेंज होगी, है ना। तो इसके मैं कंपोनेंट कर देती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि ये वाला जो एंगल है दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। तो ये आपके पास टी साइन थीटा आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा टी कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को कि हाँ मैम ये वाली चीज समझ में आई? इज इट ओके टिल हियर? है ना बेटा, एक स्प्रिंग था, एमजी हमने बना दिया, टेंशन हमने बना दी, दोनों के कंपोनेंट्स कर दिए। तो अब जो ये टेंशन है इसी की वजह से तो आपके स्ट्रिंग में एक्सटेंशन हो रही है ना बेटा, है ना। जो भी ये टेंशन है इसी की वजह से आपके स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रही है। कंपोनेंट्स कैसे करें? ये आपकी टेंशन है, ठीक है, दिस एंगल इज गिवन टू यू एज थीटा। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पर ये लाइन बनाऊंगी तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा ना, है ना बेटा। सो दिस कंपोनेंट विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा। और नीचे की डायरेक्शन में आपके पास mg है ही है। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ दैट टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। कैन आई राइट दैट? ऑल राइट, त्रिशा ने बोला ए ऑप्शन सही है, सुहाना इज सेइंग बी ऑप्शन सही है। त्रिशा और सुहाना की फाइट होने वाली है। ये लिख सकते हैं ना बेटा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो एक मेजर काम हमारा हो गया कि हमारा जो स्प्रिंग है उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो भी हमारा वैल्यू हो रही है, फोर्स जो लग रही है यहाँ पे स्प्रिंग में, वो हमारे पास आ गए।
ठीक है, टेंशन की वैल्यू आ गई तो अब हमारा आंसर निकल जाएगा बहुत आसानी से। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा? आज आपकी सॉलिड्स, फ्लूइड्स और केटीजी की रिवीजन होगी। अरे यंग्स मॉडुलस एफ अपॉन ए थोड़ी होता है साक्षी। एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है ना आपके पास यंग्स मॉडुलस, है ना? तो ये आपका स्ट्रेन है, दिस इज योर स्ट्रेन। डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो आपका स्ट्रेन के बराबर है। इट इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, है ना? स्ट्रेस जो आपकी स्ट्रेन है दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट। तो इस सिचुएशन में वो कितनी हो जाएगी? टेंशन डिवाइडेड बाय ए वाई। आ जाएगा आंसर अब? आ गया आंसर? सिंपल क्वेश्चन है ना? और बच्चे इस क्वेश्चन को देख के जो डरते, अगर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोल देती तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि आधे से ज्यादा बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। आप क्वेश्चन देख के डर जाते, है ना बेटा? तो टेंशन की वैल्यू आ गई mg अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय y cos थीटा। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेन। इज दिस ओके गाइस? क्वेश्चन समझ में आया? क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन कौन सा सही हो गया इस सिचुएशन में फिर? ठीक है यार, आंसर तो बढ़िया आ गया। द करेक्ट ऑप्शन इज mg अपॉन a y cos थीटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया क्या हुआ इस क्वेश्चन में? ऑलराइट, ये यंग्स मॉडुलस का डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है बेटा, सॉलिड्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में जो ये रोटेशन वाली चीज बोली है इसको देख के सब बच्चे डर जाते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ बेटा। कॉस थीटा इसलिए क्योंकि अगर आप कंपोनेंट करोगे ना, यहाँ पर टेंशन के कंपोनेंट करोगे तो टी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो आपका mg के बराबर आएगा, और जो टी साइन थीटा कंपोनेंट है दैट इज व्हाट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से आपकी रोटेशन हो रही है। ठीक है बेटा, एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने क्वेश्चन में देखा कि आपका एक रस्सी से एक मास को बांध के ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि बता दो इस सिचुएशन में स्ट्रेन कितना होगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर टेंशन की वैल्यू निकाल ली ना। टेंशन की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ बिकॉज टेंशन ही वो फोर्स है जिसकी वजह से वायर की लेंथ पे फर्क पड़ेगा। टेंशन की वैल्यू मैंने निकाल ली, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू आ गई, फिर तो आपके पास स्ट्रेन बहुत इजीली आ जाएगा ना बेटा। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन वाई यंग्स मॉडुलस। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन वाज मीडियम, यस दिस क्वेश्चन वाज नॉट हार्ड, दिस वाज मीडियम। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी? दिस इज अ इजी क्वेश्चन। The load versus elongation graph for 4 wires of the same material is shown in the figure. तो लोड का मतलब क्या होता है बेटा? लोड का मतलब होता है अगर आपके पास कोई वायर है उसके नीचे आपने कितना मास लगाया है, दैट इज व्हाट लोड मींस, है ना बेटा? कि आपकी जो वायर है उस पे आपने कितना मास लगाया है, ये होता है आपका लोड। मतलब एक तरीके से कितनी फोर्स लग रही है वायर पे, वो होता है आपका। ठीक है, आपको बताना है कि इन सब में से सबसे मोटी वायर कौन सी है, ए बी सी डी में से। इन सब में से सबसे मोटी वायर कौन सी है? वेरी गुड, सब बच्चों को ये आंसर याद है, सब बच्चों को ये आंसर आता है। बिल्कुल सही बात बेटा। तो इसको भी हम यंग्स मॉडुलस से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको पता है यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो अगर मुझे चेंज इन लेंथ लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? एफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। आई थिंक मेरी स्क्रीन स्टक है, राइट गाइस? ठीक है, अब यहां पर आपको बोल रखा है कि आपके पास 4 वायर्स हैं, आपके पास 4 वायर्स हैं और चारों वायर्स सेम मटेरियल की हैं, तो वाई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। चारों वायर्स की लेंथ भी अगर हम सेम मान ले, लोड भी हम अगर मान ले, तो आप देख सकते हो कि जो भी आपका यहाँ पर लेंथ की जो डिपेंडेंस आ रही है, किस तरीके से आपका लेंथ चेंज हो रहा है, दैट इज डिपेंडिंग इनवर्सली ऑन एरिया, है ना? अगर मैं किसी भी एक लोड के बारे में बात कर लूं तो हम देखते हैं कि डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो भी वायर होगी जिसके केस में इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगी, दैट शुड बी द थिकेस्ट वायर एज वेल। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन ए विच इज ओडी। इज इट ओके गाइस? ये चीज क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप देख सकते हो अगर मैं सेम लोड की बात कर रही हूं, यहाँ पर सेम लोड की अगर मैं बात कर रही हूं, तो जो थिनेस्ट वायर होगी सेम लोड के केस में, सबसे पतली वायर आपकी ए वायर आएगी, थिकेस्ट वायर जो आएगी वो आपकी ओडी आएगी। ऑल राइट, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया एक बार समझाती हूँ।
सपोज मैं यहाँ पर इस वाले लोड के बारे में बात कर रही हूँ, ये मेरा लोड है एफ के बराबर। मैं बोल रही हूँ कि दोनों वायर्स की लेंथ, सारी की सारी जो चारों वायर्स है उनकी लेंथ सेम है, यंग्स मॉडुलस आपका सेम है, क्योंकि आपको बोल रखा है कि मटेरियल सेम है। तो डायरेक्टली जो मेरी इलोंगेशन होगी इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिस वायर में सबसे ज्यादा इलोंगेशन उसका एरिया सबसे कम। ये चीज समझ में आई अलीशा शिवानी? जिस वायर की इलोंगेशन सबसे ज्यादा उसका एरिया सबसे कम है ना, तो ए वायर की इलोंगेशन सबसे ज्यादा है ना, और डी वायर की इलोंगेशन सबसे कम है। तो सबसे मोटी वायर कौन सी हो जाएगी? सबसे मोटी वायर ओडी हो जाएगी। ओडी विल बी द थिकेस्ट वायर। अभी दिख रहा है बेटा? है ना, फॉर द सेम लोड, फॉर द सेम लोड। तो हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही निकालना है। ठीक है, ओडी सबसे थिकेस्ट वायर हो गई, खत्म काम। क्लियर है बेटा? हाँ भाई, जो थिक होगा उसको इमेजिन कर लो ना भाई, जो थिक होगा वो लंबा नहीं हो पाएगा इतना इजीली ना बेटा। आगे चले। ऑल राइट, सीसी मीन्स क्रिस्टल क्लियर फॉर हुएवर इज देयर इन द क्लास। जो नया है तो आप ऐसे यस की जगह सीसी भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, बढ़िया है बेटा। चलो, अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट जो इसका वर्डिंग्स है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। ठीक है, सब बच्चे साथ साथ में रीड भी करो। रीड करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? दो तरीके होते हैं, या तो फिर डायग्राम बना लो या फिर गिवन और टू फाइंड लिख लो। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज कर ली, क्वेश्चन 1 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड में तो नहीं, जितना टाइम लगेगा लगेगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है बेटा? द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, बेसिकली आपको एक एल्यूमिनियम क्यूब गिवन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये लेकिन। ठीक है, एक आपको एल्यूमिनियम क्यूब गिवन है बच्चों। ठीक है, आपको बोला है कि ये जो एज है एल्यूमिनियम क्यूब का दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपको एल्यूमिनियम क्यूब का जो एज है, मतलब क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल है इसकी, एल्यूमिनियम क्यूब का जो एज है वो आपको 10 सेंटीमीटर का बोला है। फिर आपको बोला है कि इसका जो एक एंड है वो तो आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, एक जो एंड है इसका तो वो आपने फिक्स कर दिया, ये वाला जो एंड है ये आपने फिक्स कर दिया। और दूसरे एंड पे आपने 100 किलो का एक मास लगा दिया। ठीक है, ये वाला जो दूसरा एंड है इस पे आपने एक मास अटैच कर दिया, कितने का? 100 kgs का। ठीक है बेटा, इस पे आपने एक 100 kgs का मास अटैच कर दिया। तो अब आपको शेयर मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, आपसे पूछा है कि बताओ वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस कितनी है। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, बच्चों ने ऐसा सही ऑप्शन बताना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब ये वाला एंड इसका फिक्स्ड है, तो एक तरीके से अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, ये आपका शेयर वाला केस है ना, जो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेन के बारे में हम बात करते हैं, शेयर स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? एक एंड तो आपका फिक्स्ड है, दूसरा जो एंड होगा वो कुछ आगे चला जाएगा, दूसरा जो एंड होगा वो कुछ आगे चला जाएगा, कुछ एक्स का डिस्टेंस आ जाएगा इधर, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 100 kg की वजह से फोर्स लग रही है इस सिचुएशन में, है ना, 100 kg की वजह से कुछ फोर्स लग रही है इस सिचुएशन में, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। नाउ यू नो दैट जो शेयर मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस कितना होता है? आपको शेयर मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम गिवन है, 25 × 10⁻⁹ शेयर मॉडुलस होता कितना है? इसकी वैल्यू क्या होती है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन हो रही है। इस केस में स्ट्रेन कितना होता है? इस केस में स्ट्रेन कितना होता है ये याद दिलाओ मेरे को। स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? स्ट्रेन होता है आपका थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? F/A डिवाइडेड बाय x बाय एल। इज दिस ओके? यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसीलिए करवा रही हूँ, मेरे पास काफी सारे बच्चों के डाउट्स भी आए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब तो आंसर निकल जाएगा। फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 100 kg मास की वजह से कितनी फोर्स लगेगी? mg के बराबर फोर्स लगेगी मैम। ठीक है, एरिया मुझे पता है कि क्यूब का एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करके एरिया निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, शेयर मॉडुलस गिवन है, लेंथ भी मुझे पता है कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्वेश्चन हैज बिकम वेरी सिंपल। आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी लिखोगे यार? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन शेयर मॉडुलस। हम ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ कुछ बुक्स में जी से भी रिप्रेजेंटेड है, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन यूज एनी ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, ईटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब कर लेंगे इसको सॉल्व, सिंपल हो गया। फोर्स आपको कितनी गिवन है एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। फोर्स आपको गिवन है 100 kg मास है, तो फोर्स आपकी हो गई 100 इंटू 9.8, 980 न्यूटन की फोर्स हो गई। मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है आपकी 0.1 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज भी तो करना है ना, 0.1 मीटर के बराबर करना है ना। डिवाइडेड बाय ईटा की वैल्यू आपको गिवन है 25 इंटू 10⁻⁹ पास्कल्स। एंड यू कैन, आई थिंक फिर से मेरी स्क्रीन स्टक है, एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों?
गुड इवनिंग सूर्यांश बच्चा, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आ गई 980, 100 इंटू 9.8, लेंथ आपकी 0.1 मीटर, ईटा की वैल्यू आपको 25 इंटू 10⁻9 पास्कल्स गिवन है, और एरिया आपको कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा। निकल जाएगी एक्स की वैल्यू यहां से। ऐसे सब बच्चे मैथ्स में स्ट्रांग हो जाओगे ये सब चीजें कर करके, बाकी ये कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, 980 डिवाइडेड बाय 25 करना मुश्किल बात नहीं है। तो इसका जो आंसर आता है आपके पास आता है 392 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, which is equal to 3.92 into 10⁻⁻7 meters. So good job everyone। जिन बच्चों ने आंसर बताया, सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है इस सिचुएशन में। क्रिस्टल क्लियर? बच्चों ने ऐसे पहले से ही लिखना शुरू कर दिया है सी 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 सी। आगे चलें, समझ में आया ये क्वेश्चन? ऑल राइट, ठीक है। काजू कतली क्लियर बोल रहे हैं बेटा। अच्छा, विच कलर आई लाइक? हाँ बेटा, मेरे अपलोड हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स इज रेड। आई होप कि आप लोगों को भी रेड पसंद हो। ठीक है, ऑल राइट। हाँ ऐसे, अच्छा रेशम, दैट इज व्हाई शी इज सेंडिंग मी हार्ट्स, दैट्स सो क्यूट। ठीक है, चलो अच्छी बात है बच्चों, सुमित ने भी भेजा है। ठीक है, ठीक लगता है रेड कलर, अच्छी बात है। जलेबी क्लियर, ऐसे भूख लग जाएगी यार। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। If the work done in stretching a wire by 1 millimeter is 2 joules, the work necessary in stretching another wire of the same material but double the radius and half the length by 1 millimeter will be। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपको एक ही चीज में दे रखी हैं, तो डायग्राम बनाते हैं फिर गिवन और टू फाइंड लिखेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इतना सारा ऐसे शावरिंग दिस लव ऑन मी। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन देखो। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 मिलीमीटर इज 2 जूल्स। तो एक आपके पास वायर है, कुछ भी वायर है यार, एक आपके पास ऐसी एक वायर है। ठीक है, ये आपकी एक वायर बना दी, इसकी लेंथ है ए के बराबर, एरिया है ए के बराबर, नहीं लेंथ है एल के बराबर, एरिया है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू ए इन दिस सिचुएशन। अब आपको बोला है कि इसको हमने स्ट्रेच करा, इसको हमने स्ट्रेच किया, इसकी वायर की हमने लेंथ चेंज करी बाय 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसमें मेरे को कितना काम करना पड़ा, 2 जूल्स, मतलब मेरा 2 जूल्स ऑफ वर्क लग गया इस सिचुएशन में, मेरा 2 जूल्स ऑफ वर्क लग गया। ठीक है, अब आपको बोला है मेरे पास दूसरी वायर है जिसका रेडियस तो डबल है, जिसका रेडियस जो है वो डबल है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी मोटी वायर है। अगर इसका रेडियस आर के बराबर है तो इसका रेडियस 2r के बराबर है। इफ दिस इज आर, दिस रेडियस इज 2r, और जो लेंथ है वो आपको बोल रखा है कि आधी है, लेंथ इसकी l/2 है। ठीक है, तो इसको अगर मुझे अब वही 1 मिलीमीटर से स्ट्रेच करना है तो कितना काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? बच्चों ने ऐसे आंसर भेजने भी शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? आपको दो वायर्स गिवन है, पहली वायर को आपने स्ट्रेच किया है जब 1 मिलीमीटर से, तब आपने कितना वर्क डन किया है, 2 जूल्स के बराबर। अब आपसे पूछा है अगर मेरे पास दूसरी एक वायर है जिसका रेडियस तो डबल है बट लेंथ उसकी आधी है, तो उस सिचुएशन में कितना काम करना पड़ेगा। तो बताओ वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन? वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है ना फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ, है ना, फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ होता है। तो मतलब मुझे दोनों सिचुएशंस में ये जो एफ की वैल्यू है वो निकालनी है। स्क्रीन विजिबल है बेटा आई थिंक? दोनों सिचुएशंस में जो फोर्स की वैल्यू है वो निकालनी है। फोर्स की वैल्यू कहां से आएगी? वही यंग्स मॉडुलस के एक्सप्रेशन से। यंग्स मॉडुलस इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उससे सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। यंग्स मॉडुलस हमने पढ़ा है एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो यहां से मैं फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ? यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यंग्स मॉडुलस इनटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो फोर्स वन तो मेरी सिंपली आ जाएगी, ये अगर मेरी वायर वन है, ये मेरी वायर टू है, तो एफ वन तो विल बी डायरेक्टली इक्वल टू वाई इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। और अब अगर मुझे फोर्स टू लिखनी है तो बेटा रेडियस मुझे डबल गिवन है, तो वाई तो सेम ही है ना क्योंकि मटेरियल सेम है आपका, वाई मल्टीप्लाइड बाय पाई 2r का स्क्वायर, डेल्टा एल की वैल्यू भी दोनों के केस में सेम है क्योंकि 1 मिलीमीटर से एक्सटेंशन हो रही है, तो इसको मैं डेल्टा एल ही लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय लेंथ आपकी आधी हो गई तो l/2। इज दिस ओके? इज दिस ओके? ठीक है, तो अगर मैं F2 अपॉन F1 करूंगी
F2 अपॉन F1 करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 8 का फैक्टर आ जाएगा। F2 अपॉन F1 मेरा 8 के बराबर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये वाला जो 2 है ये भी ऊपर चला जाएगा, 8 का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, सो F2 अपॉन F1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क 2 अपॉन वर्क 1। इसका मतलब है कि जो वर्क डन है सेकंड वायर में, इट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन फर्स्ट वायर। दैट मींस योर करेक्ट आंसर इज 16। ठीक है, ई कहाँ लिखा है यार? एल है यार, ऐसे मत करो, मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, एल के बराबर है। अगली बार से ट्राई करूंगी कि कैपिटल एल लिख दूं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ना ये, दिस विल बी इक्वल टू 8F1। ऑल राइट बेटा, 8 कहाँ से आया? बच्चे का क्वेश्चन अच्छा है, बताओ बेटा 8 कहाँ से आया? 8 यहां से आया कि जब इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, व्हेन यू स्क्वायर दिस, तो 4 आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय y पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। So that means F2 is equals to 8F1. Is this okay? बेटा F2 अपॉन F1 की वैल्यू 8 आ गई, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, राइटिंग अच्छी लग रही है, समझ में आनी चाहिए यार। F2 अपॉन F1 की वैल्यू आ गई यार। F2 अपॉन F1 ही तो वर्क 2 अपॉन वर्क 1 होगा ना, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो F2 अपॉन F1 विल बी इक्वल टू वर्क 2 अपॉन वर्क 1, है ना बेटा? तो सिंपली आपके पास जो वर्क डन आपका सेकंड वायर में वो कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय वर्क 1। डिवाइड करोगे तब भी सेम आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है विवेक बेटा। विवेक भी मुझे बहुत टाइम बाद दिख रहा है क्लासेस में। सब बच्चे ऐसे रिवीजन क्लासेस में आए हैं, बट उसके पहले वाली क्लासेस में मिसिंग है। समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स पे लिखो, जिनको समझ में आ गया लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो बताओ बेटा। बेटा 8 ऐसे आया कि आप जब इसको एक्सपैंड करोगे एक्सप्रेशन को, व्हेन यू विल एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 4r स्क्वायर डेल्टा एल। एल बाई 2 में से 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगी, तो फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी ना F2 की, 8y पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। सो दैट इज इक्वल्स टू 8F1। नहीं आया समझ में तो एक बार स्टार्टिंग से समझ लो सब बच्चे। अब क्विकली रिपीट कर रही हूँ। हमें पता है कि वर्क डन कितना होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल के बराबर, है ना? तो वर्क डन जो है वो आपका फोर्स के प्रोपोर्शनल है एक तरीके से। तो हमें खाली इन दोनों वायर्स के लिए फोर्स निकाल के कंपेयर करना है, हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से मैं फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ? यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, एरिया आप लोगों को पता है कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ रहा है बेटा शरीफ? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों की फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसके बाद तो बड़ा ही सिंपल सा सिचुएशन है। मैंने दोनों के वायर्स के लिए खाली फोर्स लिख दी। पहली वायर के लिए मैंने फोर्स लिख दी y इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। दूसरी वायर के केस में मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस डबल है, लेंथ आधी है। तो दूसरी वायर के केस में मैंने यहाँ पे रेडियस का डबल कर दिया, 2r का स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय लेंथ को मैंने आधा कर दिया, है ना? लेंथ को मैंने आधा कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वाला स्टेप देखो अब F2 वाला, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा F2 इज इक्वल्स टू 8y पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल। हाँ बेटा, मेरे फर्स्ट लेक्चर मतलब मेरी बुक 1 के कुछ लेक्चर्स हैं, मैं आपको एक बार क्लास के एंड तक रुकना, मैं आपको बिटली लिंक भेज दूंगी। ठीक है, हाँ मनसा बेटा आज लेट हो गए थोड़ा सा। ठीक है, तो F2 की वैल्यू आ गई 8F1 के बराबर। F2 अपॉन F1 8 हो गया, मतलब वर्क डन इन सेकंड वायर विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन इन फर्स्ट वायर। समझ में आया? जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था, आई एम होपिंग दैट इट इज क्लियर टू यू गाइस। यस, यस क्लियर, वेरी गुड। बेटा वर्क डन वाले में तो कुछ नहीं किया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऑल राइट विवेक? नहीं बेटा, रिविजन नहीं हुआ आज, क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ढेर सारे। अब आ जाते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फ्लूइड्स चैप्टर। तो फ्लूइड्स का जो सरफेस टेंशन वाला पार्ट है, ये उस चीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि एक मच्छर है ना, यू आर हैविंग अ मस्कीटो, और मस्कीटो के 6 लेग्स हैं। मस्कीटो से डर लगता है मेरे को तो यार, मतलब ठीक है, तो 6 लेग्स वाले मस्कीटोस और डेंजरस हो गए।
सो यू आर हैविंग अ मस्कीटो विद 6 लेग्स, और वो एक पानी के सरफेस पे खड़ा है, और सारे के सारे जो लेग्स हैं आपके पानी के सरफेस में कुछ डिप्रेशन बना रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है यार? अब आप अपने आप को इमेजिन करो, अगर आप पानी पे खड़े होते हो तो थोड़ा सा ये पानी ऐसा होता है। अब अगर आप खड़े हो गए तो सरफेस ऐसी थोड़ी सी डिप्सी हो जाएगी ना। अगर आप पानी पे खड़े हो गए तो ये जो लेग होगा इसकी वजह से सरफेस पानी की कुछ इस तरीके से हो जाएगी, है ना बेटा? तो वही आपको बोला है कि जो मस्कीटो है इट इज क्रिएटिंग अ डिप्रेशन ऑफ रेडियस ए। इस डिप्रेशन का आपको रेडियस दे रखा है ऑफ ए। ठीक है। आपसे बोला है कि अगर यहाँ पर सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो टी के बराबर है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा के बराबर है। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर मेरा मस्कीटो था ये मेरा मस्कीटो था, इसका पैर कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये इसका पैर था। ठीक है, तो इसकी वजह से अब जो पानी होगा आपका, आई थिंक मेरी स्क्रीन स्टक है। हाँ, मस्कीटो को भी फिजिक्स में वही तो फायदा है ना फिजिक्स के अंदर, ऐसा सारी की सारी चीजों के हम क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, ये आपका पानी का सरफेस है जो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं सब बच्चे? ठीक है, तो आप लोगों को यही बोल रखा है कि इस सिचुएशन में जो सरफेस टेंशन है, और आपकी सरफेस टेंशन है कुछ टी के बराबर, और आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा गिवन है। अभी विजिबल हो गया? अरे मस्कीटो थोड़ी देखना, ये मस्कीटो की टांग है, दिस इज द लेग ऑफ मस्कीटो। मैंने मस्कीटो नहीं बनाया, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ठीक है, ये मस्कीटो की टांग है जो पानी में डाल रखी है, जिसकी वजह से कुछ डिप्रेशन फॉर्म हो गया है पानी में। या खुद इमेजिन करो ना, ऐसे उंगली भी डालते हो तो कुछ डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेट कितना है मस्कीटो का। ठीक है, काफी मोटी टांग है। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि इस मस्कीटो का वेट कितना है। बच्चों ने ऐसे आंसर भी निकाल दिया, गुड जॉब बेटा। त्रिशा बच्चा देखो, आपने अभी तक जितने क्वेश्चन आंसर करे मैंने देखा ही आपने सही आंसर करे, तो आप लोगों के पास टाइम है, जब तक मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ तब तक आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो और बताया करो क्या सही आंसर है। हिमांशु की डीपी चेंज हो गई है, हिमांशु ने बोला है कि 12 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अमन इज ऑल्सो सेइंग ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं यही करूंगी कि आप लोगों को और 1 मिनट दे दूंगी ताकि आप खुद सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई अगर मस्कीटोस पानी के सरफेस पे क्यों खड़े हैं, पहले ये सोचो। दिस इज ओनली बिकमिंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन नहीं होती ना, तब आपकी ये चीज पॉसिबल ही नहीं होती कि मस्कीटो पानी पे खड़ा है। ठीक है बेटा, तो सरफेस टेंशन की वजह से भी ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो सरफेस टेंशन लग रही है दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मस्कीटो, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है पानी पे। तो कुछ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बीच में और मस्कीटो के लेग्स के बीच में। बट यहाँ पे हो यही रहा है कि सरफेस टेंशन है पानी की, तो वो वापसी अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, जिसकी वजह से पानी आपका ऊपर के डायरेक्शन में पुश हो जाता है और मस्कीटो आपका पानी के सरफेस पे खड़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली इक्वल टू वेट ऑफ द मस्कीटो। सरफेस टेंशन कितनी होती है ये बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन? ठीक है, सही बोल रहे हो बेटा, ऑप्शन बी ही आंसर है। सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है? सरफेस टेंशन की अगर फोर्स से मैं इसको इक्वल करती हूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट टी मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी लेंथ रहेगी 2 पाई ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और कितने टोटल टांगे हैं? टोटल टांगे आपके पास 6 के बराबर है, तो ये डायरेक्टली आपके पास वेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन आल्सो लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो ये आपका आंसर रहेगा। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है? सरफेस टेंशन आपके पास फोर्स अपॉन लेंथ होती है, तो मैंने वही तो किया भाई, लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन जो होती है वो आपकी फोर्स अपॉन लेंथ होती है। ठीक है बेटा, बेटा पाई इसलिए आए क्योंकि जो डिप्रेशन आपका बनेगा उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे ना हम यहाँ पर, 2 पाई करेंगे ना, है ना? उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे ना इस सिचुएशन में बेटा। ऑलराइट, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो एंगल है, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो थीटा की, मैंने तो कॉस थीटा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये चीज। बेटा ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस टेंशन बच्चों? सरफेस टेंशन का मतलब बताओ। ये सरफेस टेंशन वाले पार्ट पे बच्चों को डाउट है। मतलब बेटा सरफेस टेंशन आपकी कोई भी ये लिक्विड की फिल्म होती है उसके ऊपर अट्रैक्शन हो रही है ना पार्टिकल्स के बीच में, इसकी वजह से आता है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर आप निकालते हो तो ½ FL आता है वैसे। ठीक है, उसको F/L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो वैसे आप।
ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। यहाँ पर मैंने सरफेस टेंशन को जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ हो जाएगी 2 पाई ए cos थीटा के बराबर। हाँ, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, इस तरीके की आपकी जो फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से आपका सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। All right. So I can see from this question that a lot of students are having doubts in surface tension. So please revise that topic as well before your paper. All right, बच्चों, क्लियर है? दिस इज अ इजियर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका इजी क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलूं? हाँ, मिनिमम सरफेस एरिया, तभी तो आप देखते हो ना कि सारी की सारी जो चीजें होती है वो बूंद के फॉर्म में होती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। ऑल राइट, वेरी गुड, ऐसे दिल आने शुरू हो गए हैं बच्चों के। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन एज वेल, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन है एक तरीके से, और एक्सेस प्रेशर भी आपका काफी पॉपुलर टॉपिक है। ठीक है, मिनिमम सरफेस, हाँ बेटा, मिनिमम सरफेस एरिया मतलब मिनिमम सरफेस एनर्जी, और सब चीजें चाहती है कि हम स्टेबल रहें, इसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया वाली कंडीशन को प्रेफर करती हैं। यार सबको समझ में आ रहा है ना? क्लास में मजा तो आ रहा है? ऐसे 5-6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, मजा आ रहा है क्लास में? यस, ऐसे मेरे बच्चों को मजा आ रहा है, कृष्णकांत सर के बच्चों को ही मजा आ रहा है। बेटा माइक ऑन करना बहुत मुश्किल है, अभी क्लास में ऐसे 125 बच्चे हैं, माइक ऑन किया तो सब बच्चे ऐसे बोलेंगे, मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी फिर। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं फिर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। हाँ बेटा, डाउट्स जो भी हैं एक बार नोट डाउन कर लो, मैं क्लास के एंड में सही कर दूंगी। हाँ, मजा आ रहा है पहली बार, अच्छा। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर इज हैविंग is in a liquid having surface tension of 0.06 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आपको डेंसिटी गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, एयर बबल गिवन है, और ये शिवानी तो मेरी स्टूडेंट है, तो अब ये ऐसे बोल रही है कि मजा पहली बार आ रहा है, तो इसका मतलब तो फिर मेरे को ऐसे पिटाई पिटाई करनी पड़ेगी ना। नहीं, ठीक है बेटा, चलो एयर बबल है आपके पास, एयर बबल का रेडियस आपको गिवन है, आपको लिक्विड की सरफेस टेंशन भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है, प्रेशर इनसाइड द बबल की वैल्यू आपको बता रखी है, दैट प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, यही आपको बोल रखा है कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपसे पूछा है कि बताओ किस डेप्थ पे है बबल बिलो द लिक्विड। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको जो इक्वेशन यूज करनी है वो इक्वेशन मैं यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को बता रही हूँ, फिर आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। फॉर्मूला इसका यही है कि अगर आप प्रेशर इनसाइड द एयर बबल के बारे में बात करते हो, अगर आपका एयर बबल किसी डेप्थ पे है तो जो प्रेशर इनसाइड द एयर बबल रहता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? वो 3 रीजंस की वजह से होता है। एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, आई थिंक स्क्रीन स्टक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक है, जितनी भी वो डेप्थ पे है उसकी वजह से भी प्रेशर ऐड होता है ना, तो रो जी एच का फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से भी प्रेशर होगा, और वो प्रेशर होता है आपका 2T/R। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से, डेप्थ की वजह से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो होता है वो प्रेशर इनसाइड अ बबल आता है आपके पास। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आपके पास डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? आप लोगों को बता रखा है कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है? इट इज फर्स्टली गिवन टू यू दैट P इनसाइड, है ना, प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर मोर देन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो दैट मींस इसकी वैल्यू आपको 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। शुरू से समझा दूं बेटा, क्वेश्चन में आपको बोल क्या रखा है ये चीज समझो, जस्ट है। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपके पास एक एयर बबल है जिसका रेडियस है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको आर की वैल्यू गिवन है। आपको बोला है कि दिस एयर बबल इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड, उस लिक्विड की सरफेस टेंशन आपको 0.06 न्यूटन पर मीटर गिवन है, मतलब आपको रेडियस गिवन है 0.1 सेंटीमीटर माने 0.001 मीटर। आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है 0.06 न्यूटन पर मीटर, और आपको डेंसिटी रो की वैल्यू गिवन है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आपको बोला है कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर इनसाइड द बबल में से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करूं तो मेरे पास 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू आएगी। इज दैट ओके? ठीक है, तो आपसे पूछा है कि डेप्थ बता दो, मतलब आपको एच की वैल्यू निकालनी है।
सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व, कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व। बच्चे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो बताओ क्या आंसर आएगा। अब तो खाली आपको वैल्यूज प्लग इन करनी है, बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, खाली वैल्यूज प्लग इन करनी है बेटा। बेटा क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो बबल के अंदर आपका जो आपका बबल के अंदर प्रेशर है दैट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय 1100। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आना चाहिए ना बेटा। ठीक है, एच की वैल्यू निकालनी है ना, एक वैल्यू निकालोगे भी तो सही। तो यहां से आप लिख सकते हो दैट रो जी एच विल बी इक्वल टू व्हाट, पी इनसाइड माइनस पी एटमॉस्फेरिक माइनस 2T बाय आर। तो यहां से आ जाएगी ना रो जी एच की वैल्यू, है ना। रो की वैल्यू आपको 10⁻³ गिवन है, जी की वैल्यू आपको 9.8 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय एच मस्ट बी इक्वल टू 1100, क्योंकि पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फियरिक की वैल्यू 1100 है, माइनस 2T अपॉन आर, मतलब 2 इंटू 0.06 अपॉन रेडियस। तो रेडियस है आपका 0.01001, निकल जाएगी हाइट की वैल्यू। ठीक है बेटा, मैं रिपीट भी कर देती हूँ एक बार क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। हाइट की वैल्यू आप लोगों की आएगी 0.1 मीटर, तो सब बच्चे सही हैं। ठीक है, अभी मिल गया त्रिशा इनफ टाइम टू सॉल्व दी क्वेश्चन बेटा। त्रिशा वाज आल्सो सेइंग, छाया वाज आल्सो सेइंग, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिला बच्चों। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको एक बबल के बारे में बात हो रही है, वो बबल आपका किसी डिस्टेंस पे है, ठीक है, लिक्विड की सरफेस के अंदर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जरूरत ही नहीं है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू की। अभी बताती हूँ शिफा क्यों। आपको क्वेश्चन में दे रखा है बबल का रेडियस है 0.001 मीटर के बराबर, सरफेस टेंशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है। आपको क्वेश्चन में बोला क्या है वो ध्यान से पढ़ो। इन द क्वेश्चन इट इज सेड कि प्रेशर इनसाइड द बबल इज 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर बबल के अंदर है दैट इज ग्रेटर देन बाय 1100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप प्रेशर अंदर का माइनस करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें से माइनस करोगे, तब आपके पास 1100 वैल्यू आनी चाहिए ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हमने डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करी ताकि हमारे पास एच की वैल्यू आ जाए। क्लियर है शिफा बच्चा? शिफा को समझ में आया, छाया को समझ में आया, नेटवर्क इशू था दोनों का। क्लियर है बेटा? हाँ, ए आ रहा है आपका आंसर, सही आंसर है बेटा विवेक। बेटा 2T/R जो होता है वो आपका प्रेशर आता है जो आपकी सरफेस टेंशन है उसकी वजह से। ठीक है, टी आपकी सरफेस टेंशन होती है, आर आपका रेडियस ऑफ बबल होता है। ऑल राइट बच्चा। साक्षी बेटा अभी माइक ऑन नहीं कर पाऊंगी, अभी जेन्युइनली बहुत बच्चे हैं, सबको डिस्टर्बेंस होगी। क्लास के एंड में, आपकी 8:30 तक की क्लास है, लास्ट के 5 मिनट्स में मैं माइक का एक्सेस दे दूंगी। तो जो भी डाउट्स है आप नोट डाउन करके रख लो, मैं बाद में सारे आंसर कर दूंगी। आ गया कावेरी सिंह, साइमा सिंह, या तुम्हारे नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं बच्चों के। ठीक है, हमारे नाम बड़े कॉमन कॉमन होते हैं हमारी जनरेशन के, आप बच्चों के नाम प्यारे होते हैं। लूबना नाम इज ऑल्सो वेरी यूनिक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है और एक बड़ा ही मुश्किल तरीका है, तो हम आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि आपके पास एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये आपके पास मस्त ऐसे ग्लास ट्यूब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। हम मोहित का नाम है सिंपल। हाँ साक्षी, मेरा नाम साक्षी है, आई माय नेम इज साक्षी गुप्ता। ठीक है। हाँ, सुहाना नाम शाहरुख खान की बेटी का है, तो ऐसे वी आर हैविंग अ स्टार अमंगस्ट अस गाइस। हाँ, रेशम इज यूनिक। अच्छा, शिफा की आईडी से जोया इज देयर। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी याद रखने की बच्चों। नहीं, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं होता है, कॉमन नाम भी अच्छे होते हैं। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापसी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन हो चुके, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केटीजी का तो अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आधी क्लास ऑलरेडी डन हो चुकी है, तो पता नहीं चलता कि टाइम कैसे खत्म हो जाता है। आपको यहाँ पर एक ग्लास शेप ट्यूब गिवन है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसको हमने पानी से भर रखा है। ठीक है, पानी से ये भरी हुई है। अब इसको घुमाया जा रहा है बेटा। ठीक है, यहाँ पर ये जो बीच वाली ट्यूब है इसकी वजह से इसको घुमाया जा रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन? क्या पानी दोनों लेवल्स में ऊपर जाएगा, या फिर सेक्शन ए में ऊपर जाएगा, सेक्शन बी में नीचे आएगा, सेक्शन ए में नीचे आएगा, सेक्शन बी में ऊपर जाएगा, या वाटर लेवल सेम रहेगा? ठीक है। हम, मुझे हिमांशु का नाम याद है। हाँ, बाकी बच्चों का नाम मेरे को पता है कि सेम है। ठीक है, क्लास का नेट खत्म हो गया है बच्चों का, ये दिक्कत का सिचुएशन है बच्चों। बताओ बेटा क्या आंसर होगा?
बेटा देखो, यहाँ पर एक तरीके से मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, सपोज ये पेन है मेरे पास, ठीक है, इस पेन से ना मैंने ऐसी दो पाइप्स कनेक्ट कर दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इस पाइप को हम बीच में से ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये घूम रही है पाइप। आपसे ये पूछा है कि ए और बी के अंदर जो पानी है उसका क्या होना चाहिए, ठीक है, आपसे ये पूछा है कि ए और बी में पानी जो है उसका क्या होना चाहिए। ऑल राइट, काफी बच्चों को ए और डी के अंदर दिक्कत है, तो बेटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस केस, ठीक है। इस सिचुएशन में ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। पानी दोनों के ऊपर चला जाता है, पानी दोनों के केस में ऊपर जाता है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब आपका पानी दोनों के ट्यूब्स में ऊपर जाएगा तो कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होएगा, है ना, ये आपका प्रैक्टिकल सिचुएशन है बेटा। जब पानी आपका दोनों ट्यूब्स में ऊपर जाता है ना, तो प्रेशर डिफरेंस आपका क्रिएट होता है। बिकॉज दिस प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड, तो यही वो नेसेसरी प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी जो इसको रोटेट करवाने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस होना इस पॉइंट में आपका जरूरी होता है। ऑल राइट, इज दिस ओके गाइस, ये चीज समझ में आई सबको? पक्का? बाकी इसको मैंने सॉल्व भी किया था, वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों की दोनों जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर हाइट भी निकालोगे ना, तो वो भी आप निकाल सकते हो, उसमें बहुत मेहनत लगी थी, तो वो मैं आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ। अगर मैं इसकी हाइट H2 लिख रही हूँ, इसकी हाइट H1 लिख रही हूँ, तो खाली वैल्यूज बता रही हूँ। मेरी हाइट H2 जो आई थी, इट केम आउट टू बी ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। जो भी ये L2 की वैल्यू है वो आई थी, H1 वॉज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहां से आप ये भी देख सकते हो कि क्योंकि जो हाइट है आपकी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ का स्क्वायर, है ना, जो आपकी हाइट है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो लेंथ के स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपकी जो H2 रहेगी दैट विल बी ग्रेटर देन H1, बट दोनों सिचुएशंस में पानी जो है वो आपका ऊपर ही जाएगा। इज इट ओके गाइस? नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा? पार्शियली क्लियर क्लियर है, ठीक है। आगे चले, एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, एक और क्या, अभी तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब काइनेटिक थ्योरी का करते हैं, ठीक है, बड़ा टाइम हो गया है। हाँ, प्रैक्टिकली इट्स मोर अंडरस्टैंडेबल, दैट इज व्हाई आई एम नॉट इवन डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन। इफ आई डिराइव दिस देन दैट विल टेक द रेस्ट ऑफ द क्लास, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो पॉइंट इन डिराइविंग दैट। बेटा स्कूल के एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं ये काइनेटिक थियरी का आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी तो शबनम। स्कूल के पेपर में आपके बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते और थोड़े डेरिवेशन बेस्ड आते हैं, तो मैंने ना आप लोगों के लिए, हम सबने टीचर्स ने साथ में बैठकर एक लिस्ट भी बनाई है जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनकी, ताकि आप लोगों को हम वो सेंड कर पाए, ताकि आप लोग उनसे भी पढ़ लोगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। बैक स्लाइड विजिबल है बच्चों? अलीशा को बैक स्लाइड देखनी और एक और बच्चे को इससे पीछे वाली स्लाइड देखनी थी। बेटा ब्राउनियन मोशन मतलब रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन आपका रैंडम मोशन होता है, ठीक है, मतलब एक सारे सारे पार्टिकल ऐसे रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लो बेटा, 8th क्वेश्चन मिसिंग था, 7th क्वेश्चन है, वो मेरे थोड़ा सा सीरियल में दिक्कत हो गई, सीरियल नंबर में। ऑल राइट, हाँ हाँ, तो विस्कोसिटी का भी कर लेंगे क्वेश्चन। चलो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये वाले तरीके के क्वेश्चंस आप अपने एनसीईआरटी बोल रहे हो, कौन सा पेपर है आपका, सीबीएसई वाले पेपर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बोला क्या है, दैट द आरएमएस स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फ्यूम ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं है रिया बेटा। क्वेश्चन विजिबल है बेटा? शिफा की आईडी से कौन सा बच्चा था जिसका मैं नाम भूल गई हूँ? हाँ, पीडीएफ सेंड कर दूंगी बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपके सर को सेंड कर दूंगी, ठीक है, कृष्णकांत सर को सेंड कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ऑल राइट, हाँ जोया था, ठीक है बेटा। The RMS speed of the particles of fume of mass 5 into 10 raised to minus 17 kg। तो बेटा यहाँ पर आपको जो फ्यूम्स है उनका मास गिवन है, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है 5 into 10 raised to minus 17 kg। और क्या गिवन है, बोल रखा है कि ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं। तो ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है कि रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। राहुल बेटा ऐसा मत सोचो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर सारी की सारी गिवन चीजें लिखूंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस से। मैं चाहे आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, चाहे 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, इट विल नेवर बी इनफ। व्हाट विल बी इनफ इज, अगर आप बैठकर अपने अपने आप से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेटा, ठीक है बेटा। 11th क्वेश्चन भी आई थिंक स्किप्ड है, 10th क्वेश्चन के बाद अभी यही है। हाँ बेटा,
टेम्परेचर की वैल्यू आप सही बता रहे हो, मास की वैल्यू हमें पता है। ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब है कि आपके पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ब्राउनियन मींस रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि आरएमएस स्पीड की वैल्यू बताओ, तो किसी को याद है कि आरएमएस स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है? आरएमएस स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है? लेट मी टेल यू दैट द वैल्यू ऑफ के इज 1.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 23। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और टेम्परेचर की वैल्यू नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे कितनी लेते हो? एनटीपी पे 273 लेते हैं ना हम। टेम्परेचर की वैल्यू 273 लोगे बेटा, 273 केल्विन, ठीक है। तो यहां पे अब आप क्या करोगे, वी आर एम एस की वैल्यू जस्ट तक है, एक सेकेंड। शिवानी बेटा क्या दिक्कत हो रही है बच्चा? ये 9th क्वेश्चन था, इसके बाद सीधा 12th क्वेश्चन है, ठीक है। वो सीरियल नंबर पे मत जाओ, क्वेश्चंस देखो बस। ऑल राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अंडर रूट ऑफ 3 RT अपॉन कैपिटल एम आती है इसकी वैल्यू, जिसको फिर हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 3 KT अपॉन स्मॉल एम। तो यहाँ पर कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में एक डिफरेंस है ना। आरएमएस मतलब होता है जोया रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये फॉर गैसेस। कैपिटल एम होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल एम होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, और स्मॉल एम क्या होता है आपका? मास ऑफ गैस। तो बेटा के की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है, मास की वैल्यू है, निकाल लेंगे वीआरएमएस की वैल्यू। वीआरएमएस की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। वीआरएमएस आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 × 1.38, फिर से बता दूंगी बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू माइनस 23 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इज 273 डिवाइडेड बाय मास। मास आपको कितना गिवन है? 5 × 10 रेज टू -17 kg, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ क्या आंसर आएगा। एक बार मैं फिर से भी क्वेश्चन बता देती हूँ, शिवानी बच्चा बोल रही है। बेटा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आरएमएस स्पीड बताओ पार्टिकल्स ऑफ फ्यूम की जिनका मास आपको गिवन है। मास इज गिवन टू यू एज 5 × 10 रेज टू -17 kg। वो ब्राउनियन मोशन एग्जिबिट कर रहा है, मतलब रैंडमली घूम रहे हैं। भाई गैसेस के केस में क्या पड़ा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस पे होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती नहीं, तो मस्त ऐसे टकरा रहे हैं, एक दूसरे से घूमे जा रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जो गैसेस है आपकी यही सिचुएशन कर रही हैं कि वो घूमे जा रहे हैं, रैंडम मोशन हो रहा है। आपसे पूछा है कि आरएमएस स्पीड बताओ एनटीपी पे कितनी है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन का मतलब ये है कि आप टेम्परेचर की वैल्यू ले लो 273 के बराबर, ठीक है। आई थिंक टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे 273 नहीं रहता बेटा। एक बार बताओ सब बच्चे क्या होती है टेम्परेचर की वैल्यू? ऑल राइट, तो कोई नहीं, तो वो वाली वैल्यू ले लेंगे, मैंने गलत से कैलकुलेशन कर दी होगी। आई थिंक 273 नहीं 293 लेते हैं जितना मुझे याद है, ठीक है। शायद 273 की जगह 293 आता होगा। 273 लेते हैं, मुझे भी 273 ही याद है। से बहुत कंफ्यूजन हो रही है इस चीज में। 298 होना चाहिए, 300 होना चाहिए, 273 या 293, एक बार ये चीज कंफर्म करती हूँ, ठीक है। लेट मी ऑल्सो कंफर्म इट एंड लेट मी टेल यू, बिकॉज आई थिंक इट्स 273, ठीक है। मेरे को 273 ही याद है। ऑल राइट, बाकी जो भी रहेगा मैं एक बार आप लोगों को कंफर्म करके क्लास में बता दूंगी। बेटा वो स्टैंडर्ड पे लेते हैं आई थिंक, जो एसटीपी वाला चीज होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में, उसमें हम ये लेते हैं। एनटीपी जो होता है उसमें हम शायद 273 वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो एक बार आई विल ऑल्सो चेक, ठीक है, आई विल ऑल्सो चेक दिस एंड लेट मी कंफर्म इट फॉर यू गाइस एज वेल। ऑल राइट, ठीक है चलो। तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं, अब तो खाली वैल्यूज पुट इन कर दी। के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 रेज टू -23 पुट कर दी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट इन कर दी, और मास की वैल्यू पुट इन कर दी, ठीक है। तो 293 ले लेना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई थिंक 20 डिग्री सेल्सियस होता है वो भी, ठीक है। तो एक बार 293 लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं देखूंगी कि सही आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 298 बेटा आई थिंक इट्स ऑन एसटीपी, गूगल पे सर्च किया 293 तो गूगल बाबा इज मोस्टली राइट। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये केटीजी का ही है। हाँ, 273 आपका 0 डिग्री होता है, वो फ्रीज के लिए होता है, सही बोल रहे हो बेटा। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है दैट आपके पास 2 kg ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस
इज एट अ प्रेशर ऑफ 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा मेरा जो आंसर आया था वो 1.5 सेंटीमीटर आया था, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर। ऑल राइट, यस मैम, वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन में आपका ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बेटा, 9th क्वेश्चन आपका बबल वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि 2 kg ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज एट अ प्रेशर ऑफ 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मोनोएटॉमिक गैस गिवन है, उसका प्रेशर भी गिवन है, उसका वेट भी गिवन है, 2 किलो आपके पास गैस है। डेंसिटी की वैल्यू भी आपको बता रखी है। आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आपसे थर्मल एनर्जी पूछी है एक तरीके से। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द थर्मल एनर्जी ऑफ द गैस। तो क्या किसी को याद है कि थर्मल एनर्जी ऑफ अ गैस कितनी होती है, क्या आती है? थर्मल एनर्जी कितनी आती है बेटा? अच्छा बेटा, ए नहीं आया था मेरा, एक बार सेंटीमीटर पर सेकंड में आया था। आई विल ऑल्सो वेरीफाई दैट एज वेल। ऑल राइट, त्रिशा हैज अगेन फाउंड आउट द आंसर ऐसे वेरी क्विक। ठीक है, त्रिशा इज ऑल्सो सेइंग डी, हिमांशु इज ऑल्सो सेइंग डी, सुमित इज ऑल्सो सेइंग डी। गुड जॉब, लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। थर्मल एनर्जी, अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, किसी भी गैस के अगर आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो थर्मल एनर्जी को आप लिखते हो n मल्टीप्लाइड बाय 3/2 kT, है ना, ऐसे ही लिखते हो। अब आपको पता है कि R जो होता है आपका, दैट इज K मल्टीप्लाइड बाय Na। तो यहां पर मैं थर्मल एनर्जी को कैसे लिख सकती हूँ? अरे यार, आ गई अब। ठीक है, यहां पर मैं थर्मल एनर्जी को कैसे लिख सकती हूँ? n मल्टीप्लाइड बाय 3/2 ऑफ K की वैल्यू आ जाएगी R अपॉन Na मल्टीप्लाइड बाय T। So I can write it as n upon Na multiplied by 3/2 multiplied by temperature। अब फिर से स्ट्रक हो गई, अभी तो मैंने रिफ्रेश किया था। अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, 3/2 RT। ठीक है, तो यहां से थोड़ी सी हिंट मिल रही है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा। इट्स एन इजी क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ रहा है? 3/2 nRT, मतलब 3/2 पीवी के बराबर आ रहा है मामला। 3/2 पीवी के बराबर आ रहा है मामला, है ना बेटा। शुरू से समझा देती हूँ, थर्मल एनर्जी आपकी एन मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी होती है वो समझो। एन इंटू 3/2 केटी के बराबर होती है। ठीक है, के की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ आर अपॉन एन ए के बराबर। तो यहां से अब मैं अगर n अपॉन एन ए को कंबाइन करती हूँ, n डिवाइडेड बाय एन ए, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन इज योर एवोगाड्रोस नंबर। सो व्हेन आई एम डिवाइडिंग देम आई गेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 3/2 आरटी। एक तरीके से मेरे पास आ गया 3/2 एनआरटी विच इज इक्वल टू 3/2 पीवी। यहां तक सब बच्चे मेरे साथ हो? ठीक है, अब बेटा आपको डेंसिटी गिवन है गैस की। डेंसिटी आपको कितनी गिवन है? 8 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपकी कितनी होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो एक तरीके से मेरी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? यहां पर वॉल्यूम की टर्म है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन 8, राइट। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन 8। और प्रेशर की वैल्यू भी मेरे पास है, प्रेशर की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁴, है ना। प्रेशर की वैल्यू भी है तो अब निकाल सकते हैं हम आंसर। थर्मल एनर्जी कितनी हो जाएगी? थर्मल एनर्जी हो जाएगी आपकी 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन 8। मास आपको कितना गिवन है? 2/8, 2 किलो गिवन है ना यार, तो 2/8। इसको सॉल्व कर लोगे? मतलब लिख दिया ना, मास गिवन है बेटा। ठीक है लुबना, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये यहां से 4 से 8 को काट देना, 2 बचेंगे। 3/2 आपके पास हो जाएगा 1.5। तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ जूल्स आ गया मामला। आपसे पूछा है कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये 10 वाली वैल्यू का मतलब बताओ। ठीक है, 10 वाली वैल्यू का मतलब बताओ। तो आपके पास करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
ऑलराइट, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे हमसे पूछा है कि थर्मल एनर्जी बताओ। आपको गैस का मास गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है और आपको डेंसिटी गिवन है। तो आप थर्मल एनर्जी कैसे बताओगे? थर्मल एनर्जी एन मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी होती है? मोनो एटॉमिक गैस के केस में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के बराबर होती है। तो फॉर एन मॉलिक्यूल्स थर्मल एनर्जी कम्स आउट टू बी n इंटू 3/2 kT। इज दैट ओके? यहाँ पर जो k है आपका वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो k की आप वैल्यू प्लग इन कर सकते हो r अपॉन Na। r और k के बीच में रिलेशन होता है दैट r इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय Na। ऑलराइट, जैसे ही मैंने ये चीज पुट इन करी, आई कैन कंबाइन n अपॉन Na एंड राइट दिस एज द नंबर ऑफ मोल्स। जोया बेटा 3/2 जो होता है ये आपका f/2 kT आता है ना हमारा। हमने पढ़ा था ना मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा था जोया बच्चा ये वाली चीज, कि आपकी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो इक्वल होती है। तो जो टोटल एनर्जी आई थी हमारी f/2 kT के बराबर आती है। तो आपके पास n मॉलिक्यूल्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो टोटल एनर्जी आएगी n इंटू 3/2 kT। इज इट ओके? उसके बाद बस n अपॉन Na वाला जो फैक्टर है उसको मैंने n से इक्वेट कर दिया, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बन गया 3/2 nRT। 3/2 nRT तो आपका 3/2 पीवी के बराबर हो गया ना बेटा। R होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट शिवानी बच्चा, और K होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सारी चीजें ना केटीजी के पहले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, तो सब बच्चे से रिवाइज कर लो लेक्चर खोल के, केटीजी सबसे इजी चैप्टर है। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे चलूं? याद आ गया बेटा? चलो वेरी गुड, जिन बच्चों को डाउट था उनको भी समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो दिस इज एक्चुअली अ जेई क्वेश्चन। आई एम सॉल्विंग दिस बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। ये आई थिंक जेई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन विजिबल नहीं है, लेट मी रिफ्रेश। अभी विजिबल है बेटा? ठीक है, ये आपका जेई 2017 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर काफी सारी डिस्कशंस वगैरह भी हुई थी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब बच्चों को? कुछ दिक्कत आ रही है क्या आवाज में बेटा? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो ये जेई 2017 का क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रही हूँ। दीपक ने सही बोला, इसका आंसर जो है दैट इज सी ऑप्शन। इसको भी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका बताती हूँ सबसे पहले कंफ्यूजन कहाँ हुई थी। कंफ्यूजन कहाँ हुई थी? कंफ्यूजन इस चीज में हुई थी कि मेयर्स रिलेशन होता है हमारे पास दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ऐसा रिलेशन देखा है हम सबने कि मैम सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। तो इसका मतलब है दैट ऑप्शन बी शुड बी राइट, है ना? इसका यही मतलब है कि ऑप्शन बी शुड बी राइट। बट ऐसा था नहीं। इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर जो हम ये सीपी और सीवी लिखते हैं ना, यहाँ पर जो हम ये सीपी और सीवी लिखते हैं वो आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यहाँ पर जो आपकी सीपी और सीवी आपको दी गई है वो खाली स्पेसिफिक हीट गिवन है, वो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन। ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट? मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स होती है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो रिलेशन है जो यहाँ पर सीपी और सीवी है ये आपके मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। दिस इज योर मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अब अगर मैं रिलेशन लिखूं, अब मेरा रिलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज एक्स पी और एक्स वी ये जो दोनों है ये मेरे मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर रिप्रेजेंटिंग मोलर स्पेसिफिक हीट। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? m multiplied by cp minus m multiplied by cv must be equal to r। तो अब मेरा रिलेशन चेंज हो गया। आई गेट cp माइनस cv इज इक्वल टू r अपॉन m, वेयर m इज योर मोलर मास। ठीक है, जहां पर m जो है आपका वो मोलर मास है, सॉरी नॉट नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास। इज दैट ओके गाइस? जहां पर ये जो m है दैट इज योर मोलर मास। तो अब समझ में आया कि ये जो रिलेशन है वो अलग अलग क्यों आएगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है?
दो होता है ना हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन का कितना होता है? 28, है ना? हाइड्रोजन का दो होता है और नाइट्रोजन का 28 होता है। तो अब अगर आप चीज देखो, ए की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी? R/2। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन के लिए? R/28। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? दैट ए इज इक्वल टू व्हाट? अगर मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ यार, ए इज इक्वल टू 14B आ जाएगा ना, है ना बेटा? ए इज इक्वल टू 14B आ जाएगा आपके पास। सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 14B आएगा बच्चा त्रिशा। सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। So this is a very interesting question. The only reason is कि most of the people marked this option, A is equal to B in this case. सब बच्चों को लगा कि ठीक है भाई, किस्मत चमक के अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बट दिक्कत यही थी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका Cp माइनस Cv का जो वैल्यू है वो मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, स्पेसिफिक हीट के बने। बेटा 14 आया ना, क्योंकि A इज इक्वल टू R/2 है और B इज इक्वल टू R/28 है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा आपके पास। A अपॉन B विल कम आउट टू बी इक्वल टू 14। ऑल राइट, क्लियर है बच्चा? शिवानी, सब बच्चों को क्लियर है बेटा? मजा आ रहा है क्लास में? ऐसे काफी बच्चे चले गए हैं क्योंकि सबका डेटा का दिक्कत है। यार तुम्हारे में डेटा की अभी दिक्कत आ रही है तो केमिस्ट्री की क्लास कैसे अटेंड करोगे? अभी तो इसके बाद केमिस्ट्री की भी क्लास है। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास भी करनी है बेटा, मजेदार टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली चीज भी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। हाँ, आपका वाईफाई है, चलो अच्छी बात है। अनलिमिटेड डेटा। अच्छा, ऑल राइट, ओके, बहुत अच्छा लगता है, चलो अच्छी बात है, ऐसे बार बार मैं बोलती रहती हूँ ये चीज। हाँ पढ़ाओ, ठीक है, चलो एक्स्ट्रा पैकेज ले लेना। ठीक है, क्या लिखा है बेटा शिवानी? एक तो आज बच्चे हो रहे हैं, डीप में लिखा है बेटा। आज बहुत बच्चे हो गए क्लास में। चलो आओ, अब इस क्वेश्चन पे आओ। बेटा ये लिखा है क्वेश्चन में ही, गिवन है आपको कि Cp माइनस Cv। आप क्वेश्चन देखो, Cp माइनस Cv आर स्पेसिफिक हीट। आपको मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं दिया, बोला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट। कोई दिक्कत नहीं है छाया बच्चा। इज इट ओके? कसक बेटा क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका केटीजी का क्वेश्चन है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम केटीजी से मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, ट्रिकियर बोलूंगी। ठीक है, जिनको आरएमएस वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पता है वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और अगर आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर देख के नहीं यहाँ पे देख के बात करती हूँ, तो यहाँ पे ना वो चैट वाला है मेरा ऑप्शन, तो दैट इज आई लुक हियर। All right, so the question says that you are having n molecules each of mass m of a gas A and 2n molecules each of mass 2m of gas B are contained in the same vessel. आपके पास बेटा एक बड़ा सा ऐसे कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर में आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, ये जो कंटेनर है आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर है। एक है आपके पास गैस ए, जिसके आपके पास जिसका जो मास है वो आपके पास गिवन है एज m। ठीक है, गैस ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मास ए आपको m के बराबर गिवन है। और यहाँ पर आपके पास गैस बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस बी के मॉलिक्यूल्स का मास क्या है? गैस बी के मॉलिक्यूल्स का मास है ऐसे इस तरीके से। बेटा क्वेश्चंस आर ऑन माय टिप्स बिकॉज बिफोर टेकिंग द क्लास आई सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस माई सेल्फ। ठीक है, ऐसे पेपर पे दो तीन बार मैं वो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करती हूँ, पहले एक बार सॉल्व करती हूँ ताकि मुझे याद हो जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया त्रिशा बच्चा मैंने, आपने सॉल्व किया होगा बट ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है बेटा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो टाइप की गैसेस गिवन है जिनको मिक्स कर दिया है एक कंटेनर में, और टेम्परेचर आपको बोल रखा है सेम है, टेम्परेचर टी के बराबर है। आपको बोला है दैट मीन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी टाइप इज डिनोटेड बाय वी स्क्वायर। मतलब वी आर एम एस की वैल्यू जो है फॉर गैस बी, इसका जो स्क्वायर है ना, इसको इन्होंने वी स्क्वायर से डिनोट किया है। ठीक है, इसको जो इन्होंने डिनोट किया है वो इन्होंने वी स्क्वायर से इसको डिनोट किया है। और दूसरी चीज आपको क्या बोली है कि द मीन स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टाइप इज डिनोटेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आप ए वाली गैस के बारे में बात कर रहे हो तो उस केस में जो एक्स कंपोनेंट है इसकी आरएमएस स्पीड का, उसका जो स्क्वायर है उसको इन्होंने ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया है। स्टक है स्क्रीन? ठीक है, अभी समझ में आया यहां तक?
कि आपके पास एक कंटेनर दे रखा है, उस कंटेनर में आपकी दो गैसेस मिक्स्ड हैं। जो गैस ए है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मास आपको m गिवन है। बेटा स्क्रीन आई थिंक विजिबल है बच्चा, अभी मैंने इतना ही लिखा है ब्लू वाली से। विजिबल है ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर जो लिखा हुआ है? ठीक है, सी आ रहा है, सही आ रहा है बेटा। बेटा ये क्लास आपकी 8:30 बजे तक चलेगी आज। ऑल राइट, चलो। तो अब यहां पर आपको बोला है कि जो आरएमएस स्पीड है बी की उसका स्क्वायर आपको वी स्क्वायर गिवन है, और ए के केस में आरएमएस स्पीड का जो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है वो आपको ओमेगा स्क्वायर गिवन है। आपको इन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे खाली ये याद दिला दो कि वी आरएमएस का एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज वी आरएमएस? वी आरएमएस अभी हमने पढ़ी थी, कितनी होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? इसका स्क्वायर जो हम पढ़ते हैं वो आता है 3 kT/m के बराबर, है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है √3 RT/M या फिर 3 kT/m कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टेम्परेचर और के दोनों कांस्टेंट है, आपकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो खाली मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो लेट मी टॉक अबाउट गैस ए फर्स्ट। ठीक है, मैं गैस ए के बारे में बात कर रही हूँ। तो गैस ए के केस में वी आरएमएस का स्क्वायर कितना हो जाएगा फॉर गैस ए? 3 kT/m, क्योंकि यहाँ पे आपको मास भी m के बराबर गिवन है। अब ये जो वी आर एम एस है, जो आपकी वी आर एम एस रहती है, वो आपकी एक्स वाई और जेड जो तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ये चीज पढ़ी थी हमने मैक्सवेल्स लॉ में, कि जो वी आर एम एस होती है आपकी, वो तीनों की तीनों जो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना, उनके अंदर इक्वली डिवाइडेड रहती है। तो एक तरीके से वी आर एम एस के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूं फॉर गैस ए, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? 3 kT/m डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम होती है ना। तो 3 kT/m डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपके पास डायरेक्टली kT/m आ जाएगा। सो दैट मीन्स यही वाली तो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा कि ओमेगा स्क्वायर कैसे निकाला? मैंने क्या बोला कि ए वाले केस में जो वीआरएमएस की वैल्यू है मेरे पास, वीआरएमएस सबसे पहले आपका तीनों में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, वीआरएमएस जो है आपका वो तीनों में डिवाइडेड रहता है, एक्स में, वाई में और जेड में, और तीनों में इक्वली डिवाइडेड रहता है। ये सारा हमने मैक्सवेल पार्टीशन जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, मैक्सवेल का इक्को पार्टीशन लॉ जब पढ़ रहे थे ना एनर्जी का, तब हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो एक तरीके से आपका 3 VX² इज इक्वल टू 3 kT/m। तो VX² की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली kT/m के बराबर। अब यहाँ पे आ जाओ गैस बी पे। तो गैस बी के सिचुएशन में तो सिंपल है, जो ये वी आर एम एस का एक्सप्रेशन है फॉर गैस बी, वही बोला है आपको वी स्क्वायर के बराबर है, एंड इट शुड बी इक्वल टू अगेन 3 kT। यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल्स का मास आपको गिवन है वो आपको 2m के बराबर गिवन है, सो दिस इज इक्वल्स टू 2m। तो निकल जाएगा बेटा यहाँ से आंसर। स्क्रीन गायब हो गई, मेरी स्क्रीन विजिबल है बच्चों? आई थिंक विजिबल है बेटा। इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? यस। तो अब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो वैल्यू निकल जाएगी ना इन दोनों की, KT/m तो कट जाएगा, 2/3 बचेगा खाली। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इज दिस क्वेश्चन ओके गाइस? ठीक है, तो बच्चों ने, आई थिंक काफी बच्चों ने सी ऑप्शन सही भी बोला था। समझ नहीं आया एक बार मैं फिर से समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वानी बेटा ये समझो कि वी आर एम एस की वैल्यू सबसे पहले क्या होती है? 3 kT/m के बराबर होती है ना, 3 kT/m का अंडर रूट होता है। ठीक है, वानी और शिवानी बच्चा समझ में आई ये चीज? ऑल राइट, ठीक है राहुल बेटा। ठीक है, वी आर एम एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 kT/m के बराबर होता है। ऑल राइट, इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब गैस, आपके पास दो तरीके की गैस है। एक गैस का आपको बोला है मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो m के बराबर है, दूसरी गैस का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो वैल्यू है वो 2m के बराबर है। तो अगर मैं गैस ए के बारे में बात कर रही हूँ, मैं वीआरएमएस के स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली 3 kT/m लिख सकती हूँ। यहां तक क्लियर है? शिवानी, वानी, राहुल, यहां तक क्लियर है बेटा? तो वीआरएमएस फॉर गैस ए, उसका जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3 kT/m के बराबर।
अब अगर आप ये चीज इस तरीके से इमेजिन करो कि जो वीआरएमएस होती है आपकी, हमने यही पढ़ा था कि आरएमएस स्पीड जो होती है वो मैक्सवेल के इक्विपार्टीशन लॉ की वजह से एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में इक्वली प्रोबेबल रहती है। तो एक तरीके से वीआरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वीएक्स का स्क्वायर। तो वीएक्स के स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आ गई इधर केटी बाई एम के बराबर, है ना। वीएक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, केटी बाई एम के बराबर आ गई। और यही आपको क्वेश्चन में बोल रखा है दैट दिस वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। गैस बी के सिचुएशन में आपको बोला है कि जो आपकी वीआरएमएस स्पीड है उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ गई 3 kT/2m। 2m बिकॉज द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी इज 2m। यहां तक समझ में आया ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई बच्चों? इज दिस ओके? यस बेटा। तो अब खाली दोनों का रेशियो लिया है, खत्म आंसर। अगर यहां तक आ गया तो खत्म है। ठीक है, दोनों का आप रेशियो लोगे तो आपके पास 2/3 आंसर आ जाएगा। हाँ, बस वीआरएमएस जो ए वाला है ना उसके अंदर इन्होंने ट्विस्ट दिया है कि वी एक्स का रिलेशन कर दिया। ठीक है, डब्ल्यू कहाँ लिखा है बेटा? ओमेगा स्क्वायर है बेटा, वो इन्होंने खाली एक सब्स्टिट्यूशन करी है। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन भी सीबीएसई में आ सकता है। अगर थोड़ा सा, वैसे सीबीएसई के जो पेपर रहते हैं वो थोड़े थियोरेटिकल बेस्ड रहते हैं, बट हाँ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेटा अनुष्का बच्चा, गैस ए वाले केस में क्या हो रहा है, आपको वीआरएमएस का स्क्वायर आपको समझ में आया 3 kT/m आएगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये ओमेगा स्क्वायर वाली चीज क्वेश्चन में गिवन है कि द मीन स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ए इज डिनोटेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ए वाले केस में बेटा आपका जो वीआरएमएस का स्क्वायर है, फर्स्टली दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3 kT/m। ठीक है, और जब आप वीआरएमएस के स्क्वायर को एक्स, वाई और जेड के टर्म्स में लिखते हो तो इन तीनों को जब आप ऐड करते हो ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज कम्स आउट टू बी वीआरएमएस का स्क्वायर। ठीक है, तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है दैट इज वीआरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है स्पीड। हाँ बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से इजी, थोड़ा सा मीडियम, जैसे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इस बार नीट का और जेई का पेपर भी अलग अलग है। ठीक है, तो नीट वाले पेपर में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है? आगे चले? यस, ऑल राइट, वेरी गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा सब चैप्टर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जोया बच्चा, गैस बी के केस में वो डायरेक्टली वीआरएमएस का एक्सप्रेशन लगा है, वीआरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT/2m, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो 2m के बराबर है, और दोनों को बस मैंने डिवाइड कर दिया है फिर। ऑल राइट, वेरी गुड, सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वाला काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग ही मुझे बता दो कि आपकी कोई मेटल वायर है, अगर आप उसको उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर दोगे तो क्या होगा? राहुल बेटा, वेव्स तो अभी हमारा चल रहा है, एक बार वीडियोस वगैरह देखो बच्चे। ठीक है, वीडियोस देखो, वेव्स बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं, मतलब मेरे वाली जो क्लास के बच्चे हैं उनसे पूछो। ऐसे सब बच्चों ने डी के लिए वोट करा है तो चलो डी ही सही होगा। तो हाँ बेटा, डी आपका सही ऑप्शन है। ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व याद है ना, ये आपका स्ट्रेन का होता है, ये आपका स्ट्रेस का होता है। तो बेटा ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था कि स्टार्टिंग में तो ये हुक्स लॉ फॉलो करता है, उसके बाद इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है, फिर ये एकदम से ऐसे इंक्रीज करता है और फिर ये टूट जाता है। ठीक है, स्टक है, एक सेकेंड अभी कर देते हैं। विजिबल है बेटा? इस तरीके का आता है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही बोला है कि एक मेटल वायर को उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर दिया। तो अगर इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच करते हैं तो यही होता है कि कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, देयर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो अगर आप अपनी मेटल वायर को एक इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर देते हो तो आपकी कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो वही तो हुआ है इस सिचुएशन में भी, कि अगर आपने मेटल वायर को स्ट्रेच कर दिया उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, तो मतलब देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, और आपका जो भी वायर है वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगी बट वापसी अपनी उस वैल्यू पे नहीं आ पाएगी, ग्रेटर लेंथ के बड़ी रहती है। यस, इज दैट ओके? एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी समझ में आया? ठीक है, क्लासेस के बीच में ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाने से बच्चों का हौसला बना रहता है। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ये आपका थोड़ा बहुत, इसमें ना आप वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, जो हमने स्प्रिंग्स के केस में पढ़ा है।
ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपको बोल रखा है कि आपके पास दो वायर है, ठीक है, बोथ ऑफ दीज वायर्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड एज यू कैन सी दैट दे आर सस्पेंडेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये दोनों वायर्स को पैरेलल में सस्पेंड कर रखा है। तो अब आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस बताओ क्या होगा। मतलब अगर मेरे पास ये दो वायर्स हैं, ठीक है, ये आपका सिस्टम है, ये आपके पास दो वायर है, यहाँ पे आपने कुछ मास लगा रखा है। ऑल राइट, वेरी गुड। सो लेट मी से दैट द लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल, इसका ए है, और यहाँ पे यंग्स मॉडुलस y1 है, इसकी भी लेंथ एल, एरिया ए, और यंग्स मॉडुलस y2। सो सबसे पहले तो आई कैन रिप्लेस दिस सिस्टम, है ना, इस सिस्टम को मैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस कर सकती हूँ। इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सिस्टम से कैसे रिप्लेस करेंगे कि अब जो नई वायर आएगी उसकी लेंथ होनी चाहिए एल, एरिया होना चाहिए 2a, है ना, एरिया होना चाहिए 2a, और यंग्स मॉडुलस हो जाना चाहिए y। इज दैट ओके गाइस? यहां तक क्लियर है? ठीक है, ऐसे पहले बच्चे ने बी आंसर किया है, लुबना ने भी बी आंसर किया है, बाकी बच्चों ने सी और डी आंसर कर रखा है। हिमानी हैज आल्सो आंसर्ड बी। ठीक है, तो अब इसको निकालोगे कैसे? यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन डेल्टा एल, राइट, दिस इज यंग्स मॉडुलस। यू ऑल्सो नो कि अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, वो के की बात करी थी ना, स्टक है स्क्रीन। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट का वायर के केस में अगर हम बात करते हैं, तो जो के होता है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, है ना। मतलब के की वैल्यू एक तरीके से कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एल। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? बेटा दिस इज समथिंग विच वी हैव कवर्ड व्हेन वी डिड स्ट्रिंग कांस्टेंट वाला। जब आपके जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जब आपके जो स्प्रिंग होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो उस केस में आपका जो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ के आती है, इट कम्स आउट टू बी k1 प्लस k2। ठीक है, जब आपके स्ट्रिंग्स पैरेलल में होते हैं तब आपकी ये वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर जब मैं ये वैल्यू प्लग इन करती हूँ, y मल्टीप्लाइड बाय 2a डिवाइडेड बाय l मस्ट बी इक्वल टू y1 a अपॉन l प्लस y2 a अपॉन l। ठीक है, शुरू से बता दूंगी बेटा। तो यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इज दिस ओके गाइस? एक बार फिर से ही बता देती हूँ बेटा, यहाँ पे आपको दो वायर्स गिवन है, इन दोनों वायर्स से आपने सेम वेट को टांग रखा है। इसका मतलब है कि दोनों वायर्स आपकी एक तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि दोनों वायर से आपने सेम वेट को टांग रखा है। ठीक है बच्चा, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ एक इक्विवेलेंट सिस्टम से, जिसका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा y के बराबर, लेंथ है l, और जो एरिया हो जाएगा वो ट्वाइस रहेगा, इन दोनों वायर्स का ट्वाइस ऑफ एरिया हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेशन पे आते हो बेटा, यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है इट इज फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय l अपॉन डेल्टा एल। हियर दिस f अपॉन डेल्टा एल वाला जो पॉइंट है, यू कैन रिप्लेस दिस विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है, जो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट रहता है, आप उससे इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी y विच इज योर यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय l। तो क्योंकि आपके जो स्ट्रिंग है वो पैरेलल में है, पैरेलल के लिए ये इक्वेशन रहती है, जिन बच्चों को ये याद नहीं है वो ऑसिलेशन चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, वहां पे हमने ये डिराइव भी किया था रफली। ठीक है बेटा, तो जब मैं यहाँ पे सारी की सारी ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा दो वायर्स है ना आपके पास, दोनों वायर्स का एरिया ए के बराबर है, तो अगर आप इनको ऐड करोगे, इनको आप एक वायर से रिप्लेस कर रहे हो, तो एरिया 2a हो जाएगा। अगर ये सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो आपका एरिया सेम रहता है, लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर बी। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स गेट वेरी कंफ्यूज्ड इन दिस वे एज वेल, कि भाई अगर हम इनको पैरेलल में लगा रहे हैं या सीरीज में लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लें बेटा। मोहित बच्चा गिव मी 5 more minutes, अभी भी देर आर लाइक 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो अगर माइक ऑन किया तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी बच्चों। तो लास्ट के 5 मिनट्स में मैं ऑन कर दूंगी, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ऑल राइट, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। खाली इसमें थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन वाला चीज है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। ऐसे बच्चों को आंसर्स याद है या क्या चल रहा है? ये भी एनसीईआरटी का है क्या?
ठीक है, कैसे सॉल्व हो रहा है फिर बता देती हूँ। आपको बोला है कि इंडियन रबर क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर हैज वन साइड फिक्स्ड। तो आपको जो लेंथ है क्यूब की दैट इज गिवन टू यू एज 7 सेंटीमीटर। जो सॉल्व किया हुआ है, प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। हम वहां से मैंने उठाए हैं कुछ क्वेश्चंस, वो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है, दैट इज आई पिक्ड अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। इंडियन रबर क्यूब है आपके पास, 7 सेंटीमीटर उसकी साइड है, ये आपको गिवन है। टेंजेंशियल फोर्स आपको बता रखी है कि 200 किलोग्राम का जो वेट है उसके बराबर आपने अप्लाई करी है। मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 200 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 न्यूटन फोर्स यू हैव अप्लाइड। आई कैन कन्वर्ट इट इनटू डाइन एज वेल। 200 इंटू 9.8 इंटू 10 raised to 5 डाइन्स, है ना। डाइन्स में मैं इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपको मामला गिवन है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी आपको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो यहाँ से ना बहुत इजीली निकाल पाओगे आंसर। बेटा स्क्रीन आई थिंक विजिबल है बच्चों, स्क्रीन विजिबल है सबको। ऑल्सो इट इज गिवन टू यू दैट ईटा की जो वैल्यू है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आपको गिवन है 10 raised to 2 इंटू 10 raised to 7 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। टेस्ट में सब बच्चों के फुल मार्क्स आने चाहिए फिर इस वाले में तो। ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू तो आई जाएगी डायरेक्टली, है ना, स्ट्रेन तो निकाल ही लोगे, स्ट्रेन की वैल्यू तो आई जाएगी ना। ठीक है, स्ट्रेन आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय ईटा। मतलब 200 इंटू 9.8 इंटू 10 raised to 5 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 7 का स्क्वायर 49 इंटू ईटा इज 2 इंटू 10 raised to 7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो, 0.2 रेडियन आनी चाहिए। ऑल राइट, वैसे ही आप स्ट्रेस की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वो स्ट्रेस नहीं, आपको डेल्टा एल निकालने के लिए बोला है ना, कि बताओ कि स्ट्रेन साइड कितने एरिया से मूव करी है। मतलब एक तरीके से आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है कि स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाय एल। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मतलब 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट ओके गाइस, क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं माइक ऑन कर दूंगी। बच्चों को जो भी अभी तक डाउट्स वगैरह है आप थोड़े से वो पूछ लेना। ठीक है बेटा, सो ये आपका अगला क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। आई थिंक अराउंड 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ले। ये क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपसे बोला है कि इनमें से 4 केसेस आपको गिवन है, आपको बताना है कि कौन से केस में फ्लूइड का जो फ्लो रहेगा, जो लिक्विड का फ्लो रहेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइन होगा। तो पहला केस आपको बोला है कि लिक्विड की विस्कोसिटी काफी हाई है और काफी हाई डेंसिटी भी है, और रेडियस जो है पाइप का वो छोटा है। हाँ, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है बेटा रितिका, दिस इज योर थियोरेटिकल क्वेश्चन ओनली। बिटली लिंक में अभी डाल दूंगी बेटा। ठीक है, कुछ बच्चों ने ए बोला, बी बोला, सी बोला, डी बोला। विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस से खेल रहे हैं तीनों ऑप्शंस में। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि पता कैसे चलता है कि हमारा फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है या नहीं। ऐसी क्या चीज होती है जो हमें बताती है कि फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है या नहीं है? रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर है एक ऐसी जादुई क्वांटिटी जिससे हमें पता होता है कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या नहीं। तो आर की वैल्यू क्या आती है बेटा, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कंडीशन क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो की कंडीशन होती है आर शुड बी लेस। आर की जो वैल्यू होती है इट शुड बी लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है और रेडियस कम है, तब आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी सही हो गया ना बेटा, रेडियस ज्यादा होना चाहिए, डेंसिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। सॉरी, हाँ, रेडियस कम होना चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका ज्यादा होना चाहिए। ओ समझ में आया बेटा। आर आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है, आर की वैल्यू से पता चलता है कि हमारा जो भी फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का जो मोशन है क्या वो स्ट्रीमलाइन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, मजा आया क्लास में बच्चों? इतने ही क्वेश्चंस करते हैं फिर एक बार के लिए डिस्कस, या एक दो क्वेश्चन और करवा दे, बताओ क्या करा जाए। ठीक है, थक गए?
चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं माइक का एक्सेस दे देती हूँ, अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट्स है तो यू गाइस कैन आस्क मी। ऑलराइट, बाकी मजा आया आज की क्लास में? डिड यू गाइस हैव फन इन टुडेस क्लास? ऑलराइट ऑलराइट, नहीं करवा रहे, काफी क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताओ, स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? मजा आ गया, ठीक है चलो अच्छी बात है बेटा, मजा आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गए काफी ज्यादा। स्ट्रीमलाइन मतलब स्टेडी फ्लो होता है बेटा, स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि अगर आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट मान लूं कि हाँ ये वाला पॉइंट है, तो उस पॉइंट से जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स पास करेंगे सब सेम वेलोसिटी से पास करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एवरीवन। आई होप कि सब लोगों को मजा आया हो। आई एम सेंडिंग यू ऑल माय बेस्ट विशेस कि आप लोगों का जो कल का पेपर है वो बहुत अच्छा हो।